ओके, 10th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। अब हमने श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जांपल देखा था कि वहाँ पर भी अपनी जो कंपोजिशन थी उसको लेकर इतनी प्रॉब्लम्स थी मैनेज डाइवर्सिटी को मैनेज करने में। अब उनकी जैसी छोटी छोटी कंट्रीज़ में इतनी प्रॉब्लम है, तो इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस है, रिलीजन है, रीजन्स है, तो यहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। हम जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन हमने फेस करा था इंडिया पाकिस्तान के रूप में। उसके बाद एक प्रॉब्लम और जो राइज हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था कि अंग्रेज़ जाते जाते एक और चिंगारी छोड़ गए थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहे तो आज़ाद रहें, चाहे पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, चाहे इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, तो इनको मिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके बाद इसी तरह से अब क्योंकि इन सबको मिलाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो कहता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इंडियन यूनियन जो है प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन पे वर्क करता है। क्योंकि ये जो 7 फीचर्स हमने पढ़े थे फेडरलिज्म के, वो सारे हमारे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हैं, सारे अप्लाइड हैं, हम उनके अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर। अब देखते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें, फेडरलिज्म के हिसाब से देखें, तो 2 टायर सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का वो हमारे पास है। एक यूनियन गवर्नमेंट है जो कि सेंटर के लिए है, और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अलग अलग प्रोविंशियल लेवल्स के लिए हमारे पास में। उसके बाद हमने आगे वक्त के अनुसार ज़रूरत को महसूस करते हुए 3rd लेवल इंट्रोड्यूस करा था जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के फॉर्म में है। तो यहाँ पर और तीनों का ही जो जुरिस्डिक्शन है, जो एरिया ऑफ जजमेंट है, एरिया ऑफ रूलिंग है, वो बिल्कुल सेपरेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सारा प्रिस्क्राइब्ड है पूरा। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसका भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 3 लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये तीनों लिस्ट है क्या, ये किस तरह से वर्क करती है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आती है आपकी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी इसके अंदर सारे वो सब्जेक्ट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए फैसले करेगी, जो कि सेंट्रल इंपॉर्टेंस वाले हैं, जो कि पूरी कंट्री को इफेक्ट डालते हैं। तो इसीलिए वो सारे सब्जेक्ट आपके यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन दिस। वो सारे सब्जेक्ट उसमें डाले गए हैं, और इसके लिए सारा फैसला, लॉज पास करने का सारा जो काम होता है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद दूसरी आती है हमारी स्टेट लिस्ट, यानी ये वो लिस्ट है जहाँ पर एंटायरली लॉज मेकिंग करने का या पास करने का काम जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। टोटल 59 सब्जेक्ट्स इसके अंदर, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि उस स्टेट के लोगों को मैटर करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं, जैसे पुलिस, लोकल गवर्नमेंट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट एंड एग्रीकल्चर आर इंक्लूडेड इन। अब इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि इंडिया में एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो हर स्टेट का एक जैसा नहीं है, किसी की प्रोग्रेस ज़्यादा है, किसी की कम है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन, जोग्राफिकल फीचर्स सबके अलग अलग है। तो ये उनकी स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे उसको एनहांस करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं। उसी तरह से अगर आप पुलिस को देखोगे तो तकरीबन हर स्टेट की जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो अलग अलग है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। फिर तीसरी लिस्ट आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं, और ये वो लिस्ट है जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बनाने का काम करती है। टॉपिक्स क्या क्या हैं: एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। एजुकेशन, आपने देखा होगा हर स्टेट का अपना एक एजुकेशन सिस्टम भी, उसके अलावा सेंट्रल वाला भी है, केवी वाला भी हमारा, वो भी एप्लीकेबल है, इसीलिए इसको दोनों लिस्ट में डाला गया है। फिर फॉरेस्ट अगर हम स्टेट में डाल देंगे तो जिनके पास अच्छे फॉरेस्ट हैं वो उसका यूज़ करेंगे और दूसरे को बेनिफिट नहीं देंगे, ये पूरे कंट्री की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको कॉन्करेंट में डाला है। ट्रेड यूनियंस होगी, मैरिज, अडॉप्शन। मैरिज भी इसलिए डाला है क्योंकि मैरिज करके ज़रूरी नहीं इंसान एक ही स्टेट में रहे, 2 स्टेट के लोगों के बीच में भी मैरिज हो सकती है, इसीलिए इन चीज़ों को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत टाइम बाद आया था। तो हमारे संविधान के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है इन टॉपिक्स के ऊपर लेजिस्लेट करने का, और ये जितने भी टॉपिक्स तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं उनको हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में डालते हैं।
वी नोटेड अबव द मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर। अब हमने देखा था कि होल्डिंग टुगेदर वाली फेडरेशंस जो है वो इक्वल पावर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को नहीं देती है, यानी हर स्टेट की जो पावर है वो एक जैसी नहीं होती है, आइडेंटिकल नहीं होती है। अब पुरानी बुक के अकॉर्डिंग हमको दे रखा है कि जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है जब तक उनकी स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती थी, स्टेट असेंबली। इंडियंस हु वर, जैसे इंडियंस जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे कश्मीर के, उनको वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करने का मौका नहीं मिलता था। और इसी तरह से कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है दूसरे स्टेट्स को भी दे रखे हैं, जैसे कई स्टेट्स की लैंग्वेज जो है वो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में है, या उनको अपनी ट्राइबल्स के हिसाब से उनको अलग किया हुआ, जैसे मणिपुर मिज़ोरम में कल्चर के हिसाब से अलग किया हुआ है, लैंग्वेज के हिसाब से अलग किया हुआ है। तो अलग अलग पावर कई स्टेट्स को मिली हुई है और कई स्टेट्स को नहीं मिली हुई है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें इंडिया को एक साथ रखना था, जितने हमारे यूनिट्स थे उन सबको एक साथ रखना था, तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला था कैसे इनको, अब इससे डिविजन्स नहीं हुआ, डाइवर्जन नहीं हुआ हमारी कंट्री का, कोई फ्रेगमेंट नहीं हुआ, बल्कि हमारी यूनिटी और बढ़ गई, हमारी डाइवर्सिटी को चार चांद लग गए, उससे हमारी ब्यूटी जो थी वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। इंडिया में आप किसी भी स्टेट में जाओ तो आप एक अलग कल्चर महसूस करते हो, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह, और एक उनको सोचने, उनको समझने की अपनी इच्छा पैदा होती है। तो ये चीज़ें हमारे इंडिया की ब्यूटी है और ये शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अब कुछ ऐसे एरियाज़ भी हमारे पास में जिनके पास बहुत कम पावर है, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए, और इतने थोड़े बड़े हैं, मतलब इतने स्मॉल भी नहीं है कि आप किसी स्टेट के साथ में इसको मिक्स कर दो। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलेंगे। तो ये दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, तो स्टेट की पावर नहीं है, लेकिन इतने बड़े हैं कि स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या करा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। तो ये आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, उन्हीं के पास पावर है इसको रूल करने की। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution। यही हमारा बेस तैयार करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। It is not easy to make changes to this power sharing arrangement। किसी के लिए भी आसान नहीं है इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस को करना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कॉन्करेंट लिस्ट का, कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने आपसे कहा था कि बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर दोनों मिलकर काम करती है, लेकिन अगर लॉज कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं ईच अदर से, तो उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए वही प्रिवेल होते हैं। यानी आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ नाम की है सदस्य उसकी, क्योंकि अगर या तो दोनों ही एग्री हो जाएंगे, और अगर एग्री नहीं होते हैं तो जो यूनियन ने बना दिया वो फाइनल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। द पार्लियामेंट कैन नॉट ओन इट्स ओन चेंजेस अरेंजमेंट। यहाँ तक कि हमारी लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, जो रूलिंग का सिस्टम है, लॉ मेकिंग सिस्टम है, उसके अंदर पार्लियामेंट भी अकेला चेंजेस नहीं कर सकता। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। दोनों हाउस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ में अगर वो अरेंजमेंट पास होता है, वो चेंज के लिए जो रिकमेंडेशन जो भी अगर वो पास होती है तो उसको अप्लाई किया जाता है। उसके बाद लेजिस्लेचर्स एट लीस्ट, उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं हमारी, उनसे भी मेजॉरिटी मिलना ज़रूरी है ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। जो उतने हमारे राज्य हैं उनके आधे राज्य तैयार होने चाहिए इस चेंज के लिए। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन। इस इम्प्लीमेंटेशन में जुडिशरी का मेन रोल होता है उसके प्रोविजन प्रोसीजर्स को चेक करने का। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, अगर डिवीजन ऑफ पावर को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है डिसीजन के लिए। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय, और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए टैक्सेस का सहारा लेती है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू ईच ऑफ देम, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती है।